बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान ड्यूरिंग अयूब एरा। अगर देखा जाए कि अयूब ख़ान ने अपने दौरे हुकूमत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उन्होंने 1959 में बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको मज़ीद आगे 5 टीयर्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़नल और प्रोविंशियल काउंसिल जो थी वो आ जाती हैं। इनमें 2 तरह के इलेक्शंस होते थे, डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल तक होते थे और बाकी तमाम काउंसिल्स में इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो होते थे। अब ये जो नेटवर्क था लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ का, इसका क्या मकसद था? बेसिकली इसका जो मकसद था ये एक लिंक क्रिएट करना था बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल्स। सबसे पहले हम लोग यूनियन काउंसिल को डिस्कस करेंगे। जो यूनियन काउंसिल था वो सबसे लोवेस्ट और बेसिक टियर सिस्टम था बीडी सिस्टम का, जो कि 5 to 8 विलेजेस पर मुश्तमिल था। इन विलेजेस की जो पॉपुलेशन थी वो 8,000 से 15,000 तक होती थी। यूनियन काउंसिल को मज़ीद आगे वार्ड्स में तकसीम किया गया था, डिवाइड किया गया था। जो वार्ड्स थी वो पॉपुलेशन की बेसिस पे बनाई जाती थी। एक वार्ड में पॉपुलेशन जो है वो 100 से 1500 तक होती थी, मतलब इतने बंदे जो थे वो एक वार्ड में होते थे। जो यूनियन काउंसिल के मेंबर्स होते थे वो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 होते थे, 10 से ज़्यादा नहीं होते थे। जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता था उसको यूनियन काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे वो इसको चूज़ करते थे। अगर वोट की बात की जाए कि कितने एज के पीपल जो हैं वोट कास्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे 21 ईयर्स के जो लोग होते थे उनको हक था कि वो वोट जो हैं वो कास्ट कर सकते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें कि जो यूनियन काउंसिल के क्या क्या फ़ंक्शंस थे, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस आ जाते हैं यूनियन काउंसिल के, जिसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो काम वगैरह है वो आ जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक स्ट्रीट्स वगैरह हैं, उनकी मेंटेनेंस चेक करना, ठीक है। और इनको डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन की गई थी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और फूड प्रोडक्शन डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर देखा जाए तो जो यूनियन काउंसिल के बाद जो अगला आ जाता है वो है तहसील काउंसिल और थाना काउंसिल, क्योंकि उस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान है वो हमसे अलग नहीं हुआ था, तो थाना काउंसिल ईस्ट पाकिस्तान में कहा जाता था, जबकि इसको वेस्ट पाकिस्तान में तहसील काउंसिल जो था वो कहा जाता था। इस काउंसिल में इलेक्शंस जो थे वो नहीं होते थे, कुछ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स होते थे, कुछ ऑफिशियल्स मेंबर्स होते थे। जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते थे वो तमाम नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स होते थे तहसील के अंदर, जबकि जो नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट थी इस तहसील में उसके जो हेड होते थे वो ऑफिशियल्स मेंबर्स होते थे। उसके अलावा देखा जाए तो ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स की जो नंबर्स होते थे वो सेम होते थे, और जो सब डिवीज़न कमिश्नर जो था वो चेयरमैन होता था, जिसको जो गवर्नमेंट थी वो ख़ुद इलेक्ट करती थी। अगर ऐसा हो कि जो पोस्ट है सब डिवीज़नल कमिश्नर की वो खाली हो, वहाँ पे कोई ना हो, तो जो तहसीलदार जो था वो कमिश्नर बन जाता था, और जो तहसीलदार है वो एक ऑफिशियल ऑफिसर्स होता था, और इस काउंसिल का जो हेड है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता था उस एरिया का। अगर फंक्शंस की बात की जाए कि जो तहसील काउंसिल या जो थाना काउंसिल था उसके क्या फ़ंक्शंस थे, तो बेसिकली इसका जो फ़ंक्शन था वो यही था कि ये लिंक क्रिएट करता था यूनियन काउंसिल के दरमियान और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दरमियान। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी रिस्पेक्टिव एरियाज़ थे इनके, उसमें जो भी इकनॉमिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा हो या जो भी एजुकेशन के लिहाज से जो भी काम हो रहा हो, तो उसको जो है वो लोग ये देखा करते थे। तो ये 2 फंक्शंस जो हैं वो तहसील काउंसिल में आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टियर है बीडी सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि जितने भी तहसील लेवल पे जितने भी चेयरमैन्स होते हैं वो आके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स बन जाते हैं,
और जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो चेयरमैन होता है, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो इसमें भी ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे जो कि इक्वल होते थे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो फंक्शंस हैं उनको आगे कंपलसरी और ऑप्शनल में डिवाइड किया गया था। कंपलसरी में देखा जाए तो मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, पब्लिक रोड्स और प्लेग्राउंड्स वगैरह आ जाते हैं, जबकि जो ऑप्शनल्स हैं उसमें सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, बाकी जो भी कल्चरल, सोशल, वेलफेयर्स वगैरह जो भी पीपल से रिलेट करती हैं ये चीज़ें, तो वो सारी जो हैं वो ऑप्शनल में आ जाती थी। 4th नंबर पे हमारे पास डिविजनल एडवाइजरी काउंसिल आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी उनके हेड वगैरह होते हैं वो आके डिविजनल एडवाइजरी काउंसिल्स के मेंबर बन जाते हैं। इसका जो हेड होता है वो डिविजनल कमिश्नर होता है। इसमें भी आगे ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं, और इन ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को बेसिकली डिवीज़न चेयरमैन जो होते हैं वो इनको सेलेक्ट करते हैं, और इनकी जो टोटल नंबर ऑफ़ डिविजनल काउंसिल होती हैं वो 16 होती हैं। जो फंक्शंस हैं डिविजनल एडवाइजरी काउंसिल के, तो इसमें इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती हैं। इन्होंने प्रपोजल्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे काम होते हैं वो तो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे सैनिटेशन का, पब्लिक स्ट्रीट्स का, और बाकी के जितने भी लाइब्रेरी, स्कूल्स, और इनको लुक आफ्टर करना सब कुछ। तो इन्होंने बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मोनीटर करना होता है, उनमें डिविजन्स करनी होती हैं। जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ के जितने भी काम होते हैं इन्होंने उनके लिए प्रपोज़ल को रेडी करना होता है, ठीक है। जो 5वें नंबर पे और जो सबसे लास्ट आ जाता है हमारे पास वो है द प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल। तो इसको जो डायरेक्टली जो है वो ये गवर्नर के अंडर होता है। उसके अलावा इसके जो फंक्शंस होते हैं वो यही कि जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं वो इससे बिलोंग कर रही होती हैं। इसका काम होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिक डेमोक्रेसीज़ के उनको मोनीटर करना है, और उसके अलावा जो गवर्नर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस काम के लिए कि इसने जो भी परफॉर्मेंस वगैरह हो रही है, जो भी काम वगैरह हो रहा है, इसने रिपोर्ट बनानी है उससे मुतल्लिक, और डायरेक्टली उसने प्रेसिडेंट को आगे वो रिपोर्ट बना के सेंड करनी है। लास्ट पर हम लोग देखेंगे ये जो सिस्टम था पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट थे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, कुछ भी नया आता है, तो हमेशा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ के सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हों या सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों, तो दोनों तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली सा पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए बीडी सिस्टम का या जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था, तो एक तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो लोगों में बहुत ज़्यादा आ गई थी, और ये पहला डेमोक्रेटिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था, जो इस्लाम के बहुत ज़्यादा करीब था। अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो नॉन एफिशिएंट वे में हुई थी। लॉज जो थे वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन कम होती जा रही थी, डिक्रीज़ होती जा रही थी। उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वीक था।